आप देख रहे हैं यूपी के दिल में क्या है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यूपी विधानसभा के 5वें दौर के लिए चंद मिनट बाद प्रचार खत्म हो जाएगा। उससे पहले अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं। अपनी पार्टी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने की मुहिम में वोट मांगने वो अमेठी पहुंची। आज उनसे बात की आज तक संवाददाता रीमा पराशर ने। आज तक से खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति जी, काफी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है आजकल, धुआंधार प्रचार। इतना हेक्टिक नहीं है, मुझे लगता है संगठन का जो काम करते हैं उनको शायद इतना प्रवास करने की आदत रहती है। तो वी आर ट्रेल्ड वेल इन दी ऑर्गेनाइजेशन कि आप सुबह 7 बजे निकलें प्रचार में, रात 10 बजे तक तो प्रचार करें ही, लेकिन अगले दिन की तैयारी भी उसके बाद करें। स्मृति जी, ये इंटरव्यू हम पॉलिटिकल शुरू करें उससे पहले एक सवाल जो जहन में आजकल जो कमेंट आए हैं कांग्रेस की तरफ से उसको लेकर उठ रहा है। किसी महिला से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन क्या आप अपने आप को इतना मैच्योर समझ रही है कि हम बात आगे बढ़ाएं? एक अंग्रेजी में किसी ने बहुत फेमसली कहा था, इज एज टू हायर प्राइस टू पे फॉर एक्सपीरियंस। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी और पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात करते हैं तो मुझे लगता है ये विषय मात्र कांग्रेस पार्टी का ही है, क्योंकि नेतृत्व उन्होंने चुना अपना। और इस लोकतंत्र में अगर उनकी एक बहुत ही वरिष्ठ नेता राहुल जी में उस पॉलिटिकल मैच्योरिटी की झलक नहीं देखती तो ये विषय मात्र कांग्रेस तक सीमित रहे, वो इसका जवाब दें अथवा वो इस पर गहन चिंतन करें, क्योंकि ये विषय हमारा नहीं है। लेकिन उसी इंटरव्यू में शीला दीक्षित ने प्रियंका गांधी की काफी तारीफ की थी। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं प्रियंका को ज्यादा मैच्योर समझ रही है और उनके डिसीजन को लेकर के भी ज्यादा मायने देती है? कांग्रेस पार्टी में एक परिवार के 2 व्यक्तियों को लेकर क्यों खींचतान है, बार बार क्यों नेतृत्व को ये दर्शाना पड़ता है कि जिन्हें एक में इतनी क्षमता नहीं है लेकिन दूसरा जो अभी तक मुख्य धारा में राजनीति की नहीं है वो ज्यादा टैलेंटेड है, ये द्वंद्व उनकी पार्टी में क्यों चल रहा है, ये स्पष्टीकरण बार बार वो क्यों देते हैं, ये कांग्रेस जाने। आप राहुल गांधी को मैच्योर समझती हैं? लोकतंत्र में मुझे लगता है कि आप पॉलिटिकल कटाक्ष करें तो बेहतर है। पर्सनल अटैक अथवा पर्सनली मजाक उड़ाना मैं उसे इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुद्दों के आधार पर अगर राजनीति को केंद्रित रखें, वही अपेक्षा जनता की आपसे है। और जब मुद्दों पर चर्चा होती है और जवाब आते हैं अथवा कुछ योजनाओं को प्रस्तुत किया जाता है तो जनता फिर उसके आधार पर अपना निर्णय लेती है, वो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। लेकिन स्मृति जी, आपको लगता है कि कुछ राहुल गांधी ने जिस तरह से कमेंट दिए या जिस तरह से उन्होंने अपना फटा हुआ कुर्ता दिखाया या प्रधानमंत्री की नकल कई रैलियों में उनकी जबान से करके दिखाई, उन सब वजहों से ही उनकी पार्टी में भी उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है उनकी हरकत? देखिए, पॉलिटिकल हिस्ट्रियोनिक्स का इस्तेमाल करना किसी भी लोकतंत्र में किसी भी नागरिक का अधिकार है, लेकिन मुख्यतः अगर कांग्रेस जो राष्ट्र की बहुत बड़ी एक राजनीतिक पार्टी, एक नेशनल पार्टी है, उससे अगर किसी तथ्य के आधार पर अथवा किसी बातचीत के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएं तो निश्चित रूप से उनके पास उन प्रश्नों का उत्तर नहीं होगा। जैसे आज आप मेरे साथ अमेठी जा रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि राहुल जी पहली बार अमेठी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व गांधी परिवार सालों से कर रहा है, सालों से इस बात की दुहाई दे रहा है कि हमारे परिवार का अभिन्न अंग है। लेकिन ऐसा क्यों है कि जो गांधी परिवार वर्षों तक सत्ता में केंद्र में भी रहा, जिन्होंने अपने सहयोग से प्रदेश में सरकार चलाई, पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई, वो एक उस लोकसभा को विकसित नहीं कर पाए जिसको उनकी जो राजनीतिक विरासत जिस खानदान के पास है, कम से कम वो तो दर्शा सके कि जी हमने अपने इलाके में तो कम से कम इस प्रकार की प्रगति कर दिखाई है। तो मुझे लगता है कि दूसरों को आश्वस्त करने से पहले कि हम प्रदेश चला सकते हैं या देश चला सकते हैं, पहले अगर वो हालात अमेठी में ठीक करें तो बेहतर। अखिलेश यादव ने आज बहुत सारे बयान दिए और सबसे ज्यादा उन्होंने प्रधानमंत्री को बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बढ़कर झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री उन्होंने देखा ही नहीं। देखिए, पिछले विधानसभा के चुनाव में अखिलेश जी के मैनिफेस्टो में एक वादा था कि 24 घंटे बिजली मिलेगी पूरे उत्तर प्रदेश को। क्या वो बिजली मिली? इस विधानसभा के चुनाव में एक तरफ अखिलेश जी कहते हैं कि उनके नेतृत्व में युवाओं के सपने साकार हुए हैं और
और दूसरी ओर राहुल गांधी जो उनके अपने सहयोगी हैं वो कहते हैं कि 90% युवा बेरोजगार हैं, तो क्या वो झूठ नहीं है? इस चुनाव में अखिलेश जी बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं अखिलेश जी के राज में, लेकिन उनकी अपनी पत्नी उन्हीं के पार्टी के सपोर्टर्स के मध्य में अपने आप को असुरक्षित पाती है। तो मुझे लगता है कि अगर बातें आप तर्क के आधार पर करें, प्रमाण के आधार पर करें, तो जिस प्रकार की छीटाकशी अखिलेश जी कर रहे हैं, कम से कम कुछ मुद्दों पर तो उन्हें निश्चित रूप से जवाब देना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस बुंदेलखंड की आज अगर हम बात करें, बुंदेलखंड का पैकेज एकदम अनाउंस हुआ था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी और अखिलेश जी का समर्थन, सपा का समर्थन कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। और उस वक्त राहुल गांधी ने खुद आकर कहा था कि उत्तर प्रदेश के जिलों को लगभग 4,000 करोड़ रुपया मिलना था, लेकिन वो पैसा जनता जनार्दन तक पहुंचा नहीं। कई पत्रकारों ने इस बात को प्रस्तुत किया राष्ट्र के सामने कि आपको अगर अपना कॉम्पनसेशन चाहिए तो उत्तर प्रदेश की सपा की सरकार और उसके अधिकारी 6-7 हजार रुपया गरीब जनता से मांगते हैं ताकि उनको कॉम्पनसेशन मिल सके। शायद अखिलेश जी को ये भ्रम होगा कि लोग ये बातें भूल गए हैं, लेकिन ये चुनाव निश्चित रूप से उन्हें उसका जवाब दे देगा। नकल को लेकर के उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री तो खुद नकल करते हैं और छोटी मोटी नकल और नहीं कर सकते। देखिए, अखिलेश जी के अपने पिता उनके संग इस वक्त नहीं है। मुलायम सिंह जी का एक राजनीतिक कद है और शायद मुलायम सिंह जी स्वयं जानते थे कि एक फुकरार का जो पॉलिटिकल रास्ता वो इख्तियार कर रहे हैं वो शायद इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं है। और आज जब हम अखिलेश जी की बात करते हैं तो उनके भाषण में वो प्रतिबिंबित होता है। एक तरफ कहते हैं कि मेरे चाचा जी बहुत भ्रष्टाचारी हैं और दूसरी तरफ जो खनन घोटाले में लिप्त है गायत्री प्रजापति, उसके लिए जाकर वोट मांगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का दोगलापन हमें नजर आता है उनकी राजनीति में, उससे यूपी की जनता भी अब भली भांति परिचित हो चुकी है। और अखिलेश जी का स्वयं ये कहना कि अगर मेरे घर में झगड़ा नहीं होता तो मैं कांग्रेस का कभी समर्थन नहीं लेता, इसका मतलब एक तरह वो स्वीकार रहे हैं कि उनके अपने नेतृत्व में ये सामर्थ्य नहीं था कि वो यूपी की जनता को प्रोत्साहित कर सके कि आप उनके नेतृत्व में सरकार बनाएं, इसीलिए उन्हें कांग्रेस के सहारे की जरूरत पड़ी। अखिलेश जी ने जो बातें बोली, आप झूठ वाली बात बोली, बिजली को लेकर सबसे ज्यादा बात उठी और फिर प्रधानमंत्री ने भी जब दिवाली का जिक्र किया, रमजान का जिक्र किया और दिल्ली से केंद्रीय जो बिजली मंत्री है उन्होंने बताया कि किस तरह वाराणसी के साथ भेदभाव होता था बिजली सप्लाई को लेकर। क्या आपको इस पूरे दौरे के दौरान किसी ने ये कंप्लेंट आपसे भी की है कि बिजली? मैं बनारस खुद गई थी, तो आज तक में खुद एक रिपोर्ट चलाई थी। सरकारें छोड़ दीजिए, आज तक ने अपने आप इन्वेस्टिगेट करके बतलाया कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो सत्य है। मैं बनारस खुद गई और बनारस में मैंने पूछा लोगों से कि क्या आपको 24 घंटे बिजली मिलती है, क्योंकि अखिलेश जी तो गंगा मैया की सौगंध खाने के लिए कह रहे थे। तो गंगा के तट पे बनारस के अपने लोग वो कह रहे थे कि नहीं, आप स्वयं आकर देख लीजिए। एक बनारस की एक और विशेषता आपको बताऊं, वहाँ पे रामनगर नाम का एक इलाका है जहाँ पर रामलीला बहुत प्रसिद्ध है। लाल बहादुर शास्त्री जी का पैतृक निवास वहीं पर है। रामनगर से सामने घाट का एक पुल बनना था जिसका शिलान्यास मुलायम सिंह जी ने 14 साल पहले किया। वो पुल आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ इलाहाबाद में एफआईआर दर्ज हो गई है। मामला चुनाव चिन्ह कमल का बैच लगाकर बूथ पर वोट देने जाने का है। वैसे तो केशव प्रसाद मौर्य की माने तो उन्होंने जानबूझकर ऐसी गलती नहीं की। इस विवाद के बीच केशव मौर्य चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। उनसे बात की आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने। केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। ये बताइए कि क्या ट्रेंड है आपके हिसाब से? जाहिर है आप कहेंगे बीजेपी जीत रही है, लेकिन अभी तक जो चुनाव के ट्रेंड आ रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, जहां तक पहले चरण की और दूसरे चरण की बात मैं करूं, वोट का प्रतिशत इतना अधिक रहा है, वह सरकार के प्रति जो गुस्सा है, अखिलेश यादव जी की कार्यशैली का को लेकर के जो उत्तर प्रदेश की जनता में नाराजगी थी, उसका प्रकटीकरण है इतना भारी मतदान। और मैं मानता हूं कि पहले और दूसरे चरण में इतना जबरदस्त मतदान भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत शुभ संकेत है। हम बड़ी विजय प्राप्त करेंगे और जो जातिवाद के आधार पर गुंडों और अपराधियों के बल पर
माफियाओं के बल पर, जमीन कब्जा करने वालों के बल पर, जिन लोगों ने ये सोचा था कि हम जमीनों पे कब्जा कर लेंगे, दंगाइयों को संरक्षण करके जिन्होंने सोचा था हम अपना वोट बैंक बढ़ा लेंगे, उत्तर प्रदेश ने इन सब बातों को नकार दिया है। लेकिन सर, प्रदेश को विकास चाहिए, प्रदेश को एक अच्छी सरकार चाहिए जो कुशासन का अंत करके सुशासन देने का काम करे, जो यूपी का विकास करे। लेकिन आप लोगों ने पोलराइज करने की कोशिश की है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पोलराइज करने की किस बात के, हमने क्यों किया है? भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस बात का प्रयास किया है। हमने सबका साथ सबका विकास इस महामंत्र का जाप करते हुए केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं थी बिना भेदभाव के हर वर्ग तक हमने पहुंचाने का काम किया। देश के 14 राज्यों में मेरी सरकारें हैं। देश के 14 राज्यों में जहां भाजपा है, आप पता करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार कोई योजना चलाएगी, मुस्लिम के घर में पैदा होने वाली बेटी के लिए इंटर पास करने पे 30,000 दिया जाता है। लेकिन हिंदू चाहे जितने गरीब परिवार हो, उनकी बेटी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बगल में मध्य प्रदेश था, हमारे यहाँ वहां पर भी बेटियों के लिए जब योजना बनती है तो एक नारा लगता है कि बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, भेदभाव नहीं होता। हमारे लिए गरीब गरीब भी एक समान है, हिंदू हो या मुसलमान है। हम विकास करने में अगर भेदभाव करेंगे तो हम कभी भी देश को प्रगति के पथ पर, प्रदेश को प्रगति के पथ पर नहीं